बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम क्रेन की इंस्पेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, लिफ्टिंग गियर्स की इंस्पेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लिफ्टिंग की एक्टिविटी से पहले करनी ज़रूरी थी। जो नए लोग डायरेक्टली इसी वीडियो को देख रहे हैं, वो जब तक पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे उनको टोटल रिक्वायरमेंट्स की समझ नहीं आएगी कि लिफ्टिंग के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इससे पहले की वीडियोस में जो इंस्पेक्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो तो लिफ्टिंग की एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले ही कंप्लीट करनी ज़रूरी होती हैं। उसके अलावा भी कुछ शार्ट सी चीज़ें बता देता हूँ जो एक्चुअल लिफ्टिंग स्टार्ट होने से पहले आप लोगों ने देखनी है। पहले इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इनको पहले ही देख लेंगे तो लिफ्टिंग के दौरान आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले आप लोग डॉक्यूमेंट्स देखें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को चाहिए आज की डेट के लिए जो इस एक्टिविटी को हमें अलाउ करते हैं। सबसे पहले आप लोग वर्क परमिट देखें, उसके बाद JSA देखें या रिस्क असेसमेंट। बाज़ कंपनियों में JSA और रिस्क असेसमेंट दोनों चलते हैं, बाज़ में सिर्फ JSA चलता है, बाज़ में सिर्फ रिस्क असेसमेंट चलती है। ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। इसके अलावा साथ देखें मेथड स्टेटमेंट भी मौजूद होना चाहिए। वर्क परमिट का मतलब ये है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको काम करने की रिटन में इजाज़त परमिशन मिली हुई है। ये परमिट पूरा नहीं आ सकता स्क्रीन के ऊपर, तो इसके दो पार्ट्स में इसको शो कर रहा हूँ। पहला पार्ट अभी चल रहा है परमिट का मेन हिस्सा, इसमें जगह कौन सी जगह पे हमने काम करना है, लोकेशन, उसके बाद एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करनी है क्लियरली लिखी होनी चाहिए, आज की डेट लिखी होनी चाहिए, टाइम लिखा होना चाहिए और इक्विपमेंट हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी मशीनरी हमने यूज़ करनी है। ये सब चीज़ें परमिट का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। उसके बाद नीचे प्रिकॉशंस लिखी होती हैं कि इस एक्टिविटी के दौरान ये आप लोगों को ख़तरात, हैज़र्ड्स, रिस्क मौजूद हैं और ये चीज़ें नीचे उसके बाद मेंशन होती हैं। उसके बाद सिग्नेचर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं लोग, उनके सिग्नेचर्स होते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ परमिट चलते हैं उनके अपनी पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन जो परमिट वर्क परमिट का मेन मुद्दा है, जो इसका मेन मकसद है, लोकेशन कौन सी है, एक्टिविटी कौन सी है, इक्विपमेंट कौन से यूज़ होने हैं, स्पेसिफिक हैज़र्ड कौन से हैं इस एक्टिविटी जो परफॉर्म होने जा रही है, इससे मुतल्लिक़ कौन कौन से ख़तरात हैं और उन ख़तरात को कंट्रोल कैसे करना है, ये सब चीज़ें इस पेपर के ऊपर लिखी होती हैं। और फिर इस पेपर को लिखने वाले, इस इजाज़त देने वाले इस एक्टिविटी की कुछ लोग इसके ऊपर साइन करते हैं, तो ये इसकी कोई कानूनी कोई लीगल हैसियत होती है इस पेपर की। इस वर्क परमिट के बगैर आपने काम नहीं करने देना और इसके ऊपर आप लोगों ने सबसे पहले चेक करना है डेट आज की है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, टाइम चेक करना है, इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं जो हम क्रेन यूज़ करने वाले हैं वो क्रेन इसमें मौजूद है कि नहीं है, लिखा हुआ है कि नहीं है, उसका मॉडल नंबर, पूरी इन्फॉर्मेशन। फिर उसके अलावा जो ट्रेलर वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि कोई भी इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे उस एक्टिविटी में, उस इक्विपमेंट का नाम वहाँ पे होना चाहिए क्लियरली और एक्टिविटी क्लियरली लिखी होनी चाहिए। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम लोडिंग अनलोडिंग करने वाले हैं, तो लोडिंग अनलोडिंग का लफ्ज़ नहीं है, किसी ने काट के लिखा हुआ है। ये वर्क परमिट हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल के साथ बयान करेंगे। बहरहाल ये ज़रूरी चीज़ें आपने इस पेपर के अंदर देखनी है, ये मौजूद होना चाहिए। ये पेपर, ये वर्क आपको उसी वक्त मिलेगा जब इसके साथ इसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स पहले से मौजूद होंगे। वो इससे भी पहले मौजूद होते हैं, वो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर ने मिल के साइन किए होते हैं, उनके ऊपर एग्री होते हैं। वो पेपर कौन से जो पहले मैंने नाम लिया, JSA, रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट वगैरह। JSA या रिस्क असेसमेंट का मतलब दोनों का मकसद आप एक ही समझ लें, इसलिए ये कभी एक यूज़ होता है, कभी दूसरा यूज़ होता है, कभी दोनों होते हैं, एक हो तो दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी ख़ास। तो JSA का मतलब यह है या रिस्क असेसमेंट का मतलब यह है कि इस एक्टिविटी के अंदर जो ख़तरात मौजूद हैं उन ख़तरात को क्लियरली मेंशन किया गया है और उनसे निपटना कैसे है ये भी क्लियरली मेंशन होता है कि उस एक्टिविटी को हमने सेफली कैसे परफॉर्म करना है। पूरी एक्टिविटी को शुरू से आखिर तक स्टेप्स में तकसीम किया जाता है कि हम इसको स्टार्ट यहाँ से करेंगे, स्टार्ट में ये इस स्टेप के अंदर ये ख़तरात मौजूद हैं और इनको हमने सेफ़ तरीके से ऐसे करना है, प्रिकॉशंस हमने ये लेनी है, सेफ्टी मेजर्स ये लेने हैं। ये चीज़ें लिखी होती हैं JSA के अंदर। तो डिटेल JSA, इस एक्टिविटी से मुतल्लिक़ जो JSA है वो आपको इस वीडियो के एंड के ऊपर शेयर करूँगा।
इतनी डिटेल बयान नहीं हो सकती है, इस तरह से वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग खुद उसकी रीडिंग कर लेना। जब हम कहीं आगे चैप्टर में जीएसए या वर्क परमिट का टॉपिक पढ़ेंगे तो मज़ीद डिटेल के साथ समझाऊंगा। उसके बाद जिस एरिया में आपने लिफ्टिंग करनी है वहाँ पे इर्द गिर्द लोगों को देखें। हो सकता है वहाँ पे कोई और एक्टिविटी भी चल रही हो, कुछ और लोग भी काम कर रहे हों, उनको नोटिफाई करें। सबसे पहले उनको बताएं कि उस एरिया से बाहर निकल जाएं। एक पूरे रेडियस में जहाँ तक क्रेन का बूम घूमना है उस एरिया में कोई और गैर मुतल्लिका आदमी नहीं होना चाहिए। इस सारे एरिए को ऐसे बैरिकेड करें इस तरह से, जैसे ये आपको साइन बोर्ड्स बैरिकेड्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा बूम ट्रक है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ इस वीडियो के अंदर, इस क्लिप के अंदर सिर्फ बैरिकेड दिखाना मकसद है। देखें इस साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं तो ये एरिया हमने ये साइड बिल्कुल क्लोज़ की हुई है, बैरिकेड करके साइनेजेस लगाए हुए हैं। ये जो नॉर्मली साइनेजेस साइड्स पे यूज़ होते हैं वो भी लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि हमारी एक्टिविटी चलनी है लिफ्टिंग, और दूसरी साइड देखें उधर से भी गाड़ियाँ आती हैं, वो भी कम्प्लीटली क्लोज़ किया हुआ है। उधर भी हमने लिफ्टिंग के साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे हमारी कभी क्रेन भी काम करती है, कभी ये बूम ट्रक काम करता है, अक्सर लोडिंग अनलोडिंग का काम चलता रहता है। तो दोनों साइड्स हमने इस तरह से बंद की होती हैं, मटेरियल अरेंज करके रखा होता है पहले से ही, कहीं से कोई गाड़ी आने की देखें गुंजाइश नहीं है। फिर इसी तरह से ये इस एक्टिविटी में ये सबसे हमारा अहम साइन बोर्ड है वो ये देखें, लिफ्टिंग इन प्रोग्रेस, नो एंट्री। किसी के लिए यहाँ एंट्री नहीं है, सिर्फ मुतल्लिका क्रू दाखिल हो सकता है। इसी तरह से और जो अनऑथराइज्ड पर्सन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। जो ज़रूरी पीपीईज़ होती हैं नॉर्मली साइट्स के लिए वो होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही साइन बोर्ड आपने लगाना है कम से कम, तो वो लिफ्टिंग का ज़रूर होना चाहिए। और जितने एक्सेस हैं, जैसे यहाँ पे एक तरफ से गाड़ियाँ आ सकती थी उधर भी हमने लगाया हुआ है, और दूसरी साइड पे भी हमने लिफ्टिंग का साइन बोर्ड। इस तरह से आपने अपने एरिए को, लिफ्टिंग के एरिए को बैरिकेड करके आइसोलेट कर लेना है। अगर बूम ट्रक से लोडिंग हो रही है, क्रेन से हो रही है, कोई इशू नहीं है, आपने ऐसे ही हमेशा अपने एरिए को आइसोलेट करना है। इसके बाद आप फायर वॉच देखें, कम से कम एक फायर वॉच इस एक्टिविटी के लिए आपके पास होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, आगे जब हार्डवर्क परमिट की डिटेल बताऊंगा तो उस टॉपिक में ये चीज़ आएगी। फायर वॉच वो आदमी है जिसके पास फायर फाइटिंग की बेसिक ट्रेनिंग होती है, कि कम से कम वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना जानता हो आग लगने की सूरत में। उसके पास आप ट्रेनिंग कार्ड चेक करें, उसको ये ट्रेनिंग मिली हुई है, कार्ड उसका वैलिड है। साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन भी चेक करें। फायर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में फायर एक्सटिंग्विशर की डिटेल इंस्पेक्शन करके दिखाऊंगा। एक और बात, अगर ये लिफ्टिंग आउटडोर है, जैसे ये अभी आसमान के नीचे तो आउटडोर ही है, इस तरह से लिफ्टिंग की एक्टिविटी आपने ख़राब मौसम में नहीं करनी। कौन सा ख़राब मौसम के, जिसमें गरज चमक, जिसको थंडरस्टॉर्म कहते हैं, गरज चमक, जब बिजली चमकती है, कड़कती है, उस तरह का मौसम है तो आपने बिल्कुल भी लिफ्टिंग एक्टिविटी नहीं करनी। उसके बाद जिस जगह पे हमारी क्रेन खड़ी होनी है वो जगह आप देखें, उसकी इंस्पेक्शन करें। वो पक्की ज़मीन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उस पर वज़न पड़े तो कोई एक्सीडेंट हो जाए। पक्की ज़मीन होनी चाहिए, कम्पैक्टेड एरिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसकी कम्पैक्शन करवा के वहाँ पे लिफ्टिंग की जा सकती है। अगर एक्सकवेशन के करीब है, यानी कोई खड्डा खोदा हुआ है, कोई ट्रेंच है, उससे हमारी क्रेन का जो आउटर पार्ट है, यानी आउटरिगर खुला हुआ बाहर गया, सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है वही होता है, तो वो आउटरिगर हमारी एक्सकवेशन से कम जो ए टाइप है, ए टाइप की जो एक्सकवेशन होती है, जो मिट्टी होती है, उससे उतना दूर होना चाहिए जितनी उसकी डेप्थ है। फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 मीटर डीप ट्रेंच है हमारी, खड्डा हमारा 1 मीटर गहरा है, तो 1 मीटर उसके किनारे से हमारी क्रेन का आउटरिगर कम से कम 1 मीटर दूर रहेगा ज़रूर। अब ए टाइप की मिट्टी कौन सी है, ये एक्सकवेशन वाले चैप्टर में डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद अगर तो ये मिट्टी बी या सी टाइप की है, बी या सी टाइप साइल जिसको कहते हैं, तो इस वक्त हमारी क्रेन का आउटरिगर जो है जितनी डेप्थ है उसके डबल दूर होना चाहिए। यानी ये वाली जो बी और सी टाइप की साइल होती है, मिट्टी जो होती है, ये ज़्यादा कच्ची होती है, लूज़ होती है,
तो ए टाइप के मुकाबले में अगर ये बी और सी टाइप हैं तो जितनी डेप्थ है खड्डे की उससे डबल दूर होना, यानी 1 मीटर अगर खड्डा गहरा है, एक्सकेवेशन 1 मीटर गहरी है, तो बी और सी टाइप सॉइल के वक्त हमारी क्रेन का आउटरिगर कम से कम 2 मीटर दूर होगा। ए टाइप में 1 मीटर डेप्थ पे 1 मीटर दूर था, बी और सी में 1 मीटर डेप्थ पे 2 मीटर दूर होना पड़ रहा है। ये कम से कम आपने इतना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ये कम से कम है। अगर इतना डिस्टेंस मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं है तो एक्सकेवेशन की बैकफिलिंग करके, यानी बराई करके उसमें मिट्टी डाल के दोबारा उसकी कॉम्पैक्शन करके उसको मजबूत बना के फिर वहाँ पे क्रेन लगाई जाए। यानी कि क्रेन का जो एक्सकेवेशन से डिस्टेंस है वो हमने जो मैंने पहले बता दिया, एक ए और बी और सी टाइप का उतना डिस्टेंस हमने हर सूरत मेंटेन रखना ही रखना है। हम ये नहीं कह सकते कि जगह नहीं है तो थोड़ा सा करीब कर ले, नहीं। इस रूल को फॉलो करने के लिए हम उस एक्सकवेशन को उसकी बैकफिलिंग करनी पड़े तो हम करेंगे, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़रूर मेंटेन रखेंगे, एक्सकवेशन के करीब नहीं लेके जाएंगे अपनी क्रेन को। और वो जो नई कंपैक्शन होगी, नई बैकफिलिंग होगी, इसको आके एक आरामको का नुमाइंदा पास करेगा, टेस्ट करेगा, वो रिटर्न में परमिशन देगा कि आप लोगों ने जो बैकफिलिंग की है, जो कंपैक्शन की है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, यहाँ पे क्रेन लगा के लिफ्टिंग की जा सकती है, तो ही हम लिफ्टिंग वहाँ पे क्रेन लगा के कर सकते हैं। एक और चीज़, जहाँ पे क्रेन खड़ी होके लिफ्टिंग करेगी, इस ज़मीन के अंडरग्राउंड कोई पाइप मौजूद है, कोई केबल मौजूद है, या कोई और इन चीज़ों को अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ कहते हैं या यूटिलिटीज़ भी कहते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ उस रेडियस के अंदर या उस एरिए के नीचे ज़मीन के अंदर दबी हुई मौजूद है, तो इस चीज़ को भी क्लियर आरामको का नुमाइंदा ही करेगा, और वो आके लिफ्टिंग से पहले ये चीज़ें डिस्कस करेगा हमारे क्रू के साथ। उसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि अगर हमारी लिफ्टिंग कहीं ऐसी जगह होनी है कि करीब बिजली की तारें भी मौजूद हैं, तो उनसे कितना अपनी क्रेन को हमने दूर रखना है। क्रेन का कोई भी हिस्सा, वो एक टेबल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसको आप देखें। अगर तो वोल्टेज की रेंज 50,000 तक है तो कम से कम जो फासला हमने मेंटेन रखना है वो 10 फीट है। फिर 50,000 से अगर 2 लाख के बीच में है तो कम से कम डिस्टेंस 15 फीट, और 2 लाख से 3,50,000 तो कम से कम डिस्टेंस 20 फीट। इस तरह से 3.5 लाख से ऊपर अगर तो कम से कम डिस्टेंस जो है वो 25 फीट हम रखेंगे। इतना दूर रहना ज़रूरी है कम से कम।